आज ना मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला और वो बहुत परेशान था। जब मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो बैंक लोन अप्लाई करने गया था, लेकिन बैंक उसे लोन नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दे रहा है, इसका रीज़न बैंक ने बताया है कि उसकी सिविल खराब है। और ऐसे एक नहीं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सिविल या तो किसी कारण से खराब हो गई है या उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, और इस कारण से या तो बैंक उन्हें लोन देने से ही मना कर रही है या फिर उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देना पड़ रहा है। और अगर इनमें से कोई सा भी रीज़न आपके साथ है या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि क्रेडिट स्कोर या सिविल का क्रेडिट स्कोर किस चीज़ों पे डिपेंड करता है और उसे कैसे इम्प्रूव किया जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिविल के स्कोर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं और नॉर्मल लाइफ में वो क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर हम नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर यदि खराब है तो वो इम्प्रूव हो जाए, या अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा भी है तो वो अच्छा बना रहे और बेटर होते जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। तो अब हम एक एक करके उन 6 फैक्टर्स पर डिस्कशन करते हैं जिनके कारण सिविल स्कोर अफेक्ट होता है। नंबर 1, ऑलवेज पे योर डेट ऑन टाइम। दैट मीन्स कि यदि आपने कोई भी लोन ले रखा है या कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो हमेशा उसकी EMI या क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है उससे पहले उसका टोटल पेमेंट ज़रूर करें और याद से करें। क्रेडिट कार्ड के केस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा फुल पेमेंट करें, कभी भी मिनिमम पेमेंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपको एक लम सम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल पर्सनल लोन से काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर हम किसी और लोन की बात करें जिसकी रिपेमेंट आप EMI में कर रहे हैं तो आप जो भी ड्यू डेट हो उस EMI को पे ज़रूर करें। अगर किसी भी कारण से आपकी EMI ओवर ड्यू होती है या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट ड्यू होता है, भले ही चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो या और ज़्यादा दिन हो, अगर ऐसा होता है तो इसका इफेक्ट आपकी सिविल पे पड़ता है और आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है। और यहाँ पे अगर बात करें हम उन लोगों की जिनका ऑलरेडी सिविल स्कोर ख़राब है, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी भी तरीके से कोई भी छोटा मोटा लोन, मान लीजिए आपने कोई नया मोबाइल परचेस किया तो उसको EMI पे लेना, या और भी कई तरीके के आजकल माइक्रो फाइनेंस लोन मिलने लगे हैं, किसी भी तरीके से उस छोटे मोटे लोन को अप्लाई करके अवेल करने की कोशिश करें। यदि आपको एक बार वो लोन मिल गया तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि EMI हमेशा ऑन टाइम होनी चाहिए। और अगर आपको वो लोन मिल जाता है और आप उसकी EMI हमेशा टाइम पे भरते हैं तो आप देखना आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। कीप योर क्रेडिट बैलेंसेस लो। मतलब आप हमेशा जितना भी लोन लें वो एक सीमित दायरे में लें। मतलब वो कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर भी इस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी रिपेइंग कैपेसिटी से कई ज़्यादा गुना आपने अगर लोन ले रखा है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रखा है तो वो भी आपके क्रेडिट स्कोर पे अफेक्ट करता है और उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपने जितना लोन किसी बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से अगर लिया है तो वो एक निश्चित दायरे में रहे। ऐसा नहीं हो कि आपकी जो इनकम है उससे बहुत ज़्यादा टाइम्स आपने लोन ले रखा हो। इसके बाद बात आती है तीसरे फैक्टर की, और वो है अप्लाई फॉर न्यू क्रेडिट इन मॉडरेशन। इसका मतलब ये है कि आप जब कभी कोई नया लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो आप अगेन अपनी लिमिट में ही उस लोन को अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपीज़ की, वहीं आप लोन अप्लाई करने जा रहे हैं 20 लाख रुपीज़ का। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस से बचें। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ जितनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही लोन को अप्लाई करें। और ये चीज़ खासकर ध्यान रखनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के केस में। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी फुल लिमिट है 1 लाख रुपीज़। दैट मीन्स कि आप 1 लाख रुपीज़ के लिए उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट है उसका हमेशा 30% या उससे कम ही उपयोग करें हर मंथली साइकिल के अंदर। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्रेडिट लिमिट अगर 30% की यूटिलाइजेशन से ऊपर जाती है तो वो आपके सिविल स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आप कोशिश करें कि 30,000 या 33,000 से ऊपर आपकी उस मंथ की यूटिलाइजेशन नहीं जाए। अगर आप अपनी लाइफ में क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन के समय ये प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि समय के साथ आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होते जाएगा। और यही चीज़ आप दूसरे लोन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जितनी रिपेइंग कैपेसिटी और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी लिमिट के अंदर लोन को अप्लाई करें। इसके बाद फोर्थ फैक्टर आता है हेल्दी मिक्स ऑफ अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन।
इसका मतलब यह है कि दो तरीके के लोन होते हैं। एक तो होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, दैट मीन्स पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, जिसके अगेंस्ट बैंक कोई सिक्योरिटी अपने पास नहीं रखती है। और दूसरे तरीके के लोन होते हैं सिक्योर्ड लोन, जैसे कि हाउसिंग लोन। इस लोन के अंदर बैंक आपका जो घर है जिसके अगेंस्ट आपको लोन दिया है उसको मॉर्गेज की तरह या फिर सिक्योरिटी की तरह अपने पास रखती है। तो एक तरीके का लोन हो गया अनसिक्योर्ड लोन और दूसरे तरीके का लोन सिक्योर्ड लोन। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन में एक बैलेंस बना के रखें या एक मिक्सचर बना के रखें। इस तरीके का अगर आप बैलेंस क्रेडिट मिक्स बनाते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का, तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करेगा। और ये फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल का सोचना यह है कि मान लीजिए किसी केस में यदि आपके पास रिपे करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है किसी दिन, तो आपका जो सिक्योर्ड लोन है उसको तो बैंक किसी तरीके से वसूल कर लेगा, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन को बैंक किसी भी तरीके से वसूल नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का एक मिक्सचर इंपॉर्टेंट रहता है सिविल के स्कोर को इंप्रूव करने में। इसके बाद बात आती है फिफ्थ फैक्टर की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और साथ ही साथ इस फैक्टर को आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट भी करते होंगे, और वो है मॉनिटर योर कोसाइन जॉइंटली टेकन लोन एंड गारंटीड लोन मंथली। दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई पहचान वाला लोन लेने जा रहा है और उसे किसी की गारंटी की आवश्यकता पड़ रही है, और उस केस में आप सिर्फ ये सोच के कि आपके वो पहचान वाला है, आप बैंक में जाके उसकी गारंटी दे देते हैं। और अगर वो भविष्य में कभी लोन खराब करता है तो उसका खुद का लोन खराब करना आपके सिविल में रिफ्लेक्ट करता है और आपके सिविल स्कोर को नीचे ले जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप किसी भी लोन के अंदर गारंटर के तौर पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर आप कोई जॉइंट में लोन ले रहे हैं किसी भी रिलेटिव के साथ या फिर किसी और के भी साथ, अगर आप जॉइंट में लोन ले रहे हैं तो हमेशा मंथली बेसिस पे ये मॉनिटर करें कि क्या वो सामने वाला उसकी ईएमआई रेगुलर पे कर रहा है। अगर किसी भी समय उन लोन्स की रिपेमेंट या ईएमआई बाउंस होती है तो आप अपने दोस्त या पहचान वाले से जाके ये ज़रूर बोलें कि आप ईएमआई समय से भरें, क्योंकि उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर अफेक्ट होता है। इसके बाद बात आती है सिक्स्थ फैक्टर की, और वो है रिव्यू योर क्रेडिट हिस्ट्री थ्रू आउट द ईयर। दैट मीन्स कि आप हमेशा अपने क्रेडिट हिस्ट्री को ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि आज के इस डिजिटल समय में आप लोग कई बार ऐसे लोन लेते हैं जिसके लिए आपने अप्लाई ही नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल यूज नाउ पे लेटर, इस तरीके का फीचर आपने कई बार ऑनलाइन साइट्स के ऊपर देखा होगा कि अभी आप उस चीज़ को खरीद लें, उसका पैसा साइट पे कर देगा और उस चीज़ को आप 1 महीने या 2 महीने के बाद पे कर दें। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब आप यूज नाउ पे लेटर चीज़ यूज़ करते हैं तो वो कंपनी जो अभी आपके लिए पैसा पे कर रही है वो आपके नाम पे किसी थर्ड इंस्टीट्यूशन से, मतलब या तो किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से आपके नाम से उतने अमाउंट का लोन उस दिन ले लेती है, और उस लोन का पीरियड उतना ही रहता है जितने समय बाद आप उस कंपनी को वो पैसे वापस करेंगे। और अब मान लीजिए कि किसी कारण से आप वो पे करना भूल गए, तो उस केस में आपके नाम से जो उस कंपनी ने किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया था तो वो ओवरड्यू हो जाता है और उस केस में आपका सिविल अफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द ईयर अपने क्रेडिट हिस्ट्री को जरूर चेक करें। अगर इस तरीके का कोई लोन है या फिर इस तरीके की कोई डिलिक्वेंसी आपके क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री में शो हो रही है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई लोन अप्लाई ही नहीं किया या आपने कोई लोन अवेल ही नहीं किया, उसके बाद भी आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल आपको वो लोन शो कर रहा है। तो इस केस में हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आपको आई बटन के अंदर और एंड स्क्रीन दोनों जगह उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो पे जाके ये देख सकते हैं कि कैसे अगर आपकी सिविल के अंदर कोई गलत एंट्री शो हो रही है तो उसे रेक्टिफाई कराएं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें यदि आपकी सिविल में कोई गलत एंट्री शो हो रही हो तो। और इसी कारण से आप थ्रू आउट द ईयर अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जरूर चेक करें। तो ये तो थे वो 6 फैक्टर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया जो कि आपके सिविल को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, या फिर यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा भी है, ये वो 6 फैक्टर थे जो आपके सिविल स्कोर को अफेक्ट करते हैं। और अगर आप हमारी बताई हुई प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे अपने नॉर्मल फाइनेंशियल लाइफ में तो आपका सिविल स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट बचते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इंटेलेक्चुअल सागर के नाम से, जहां पे हम रेगुलरली लोन और फाइनेंस के ऊपर वीडियो डालते रहते हैं। तो आप चाहें तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब करना हो, हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन जनरल फाइनेंस से जुड़े हुए किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।